हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इरफान समा और आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स से सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले इस चैप्टर्स के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सम बनाना शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर सोचिए कि हम लोग बैंक में कुछ पैसे रखने जा रहे हैं, तो एक केस लेकर इसे समझते हैं। तो सोचिए अगर हम बैंक में 100 रुपये रखने जा रहे हैं और मैंने बैंक को बोला है कि मैं कुछ दिन बाद आकर ये पैसा आपसे लूँगा। तो जाहिर है बैंक ये पैसा अपने पास रखकर कुछ ना कुछ बिजनेस करेगी। तो बैंक बोल देता है कि अगर आप जितने भी दिन बाद आएँ, मैं आपको इस पैसे पे कुछ एक फिक्स रेट आपको रिटर्न करूँगा। जैसे मान के चलते हैं कि बैंक ने कह दिया कि आप जितना भी मुझे दें, इस पैसे पे मैं आपको 10% ज़्यादा दूँगा हर साल के मुताबिक। यानी हर 1 साल के बाद मैं आपको 10% ज़्यादा पैसा दूँगा। तो अगर सोचिए हम लोग बैंक में 1 साल बाद जा रहे हैं कि लीजिए मैं आपको 1 साल पहले आपके पास 100 रुपये रखा था मैंने और अब मैं आपसे 100 रुपये लेने आ रहा हूँ 1 साल के बाद। तो बैंक मुझे 100 रुपये वापस तो करेगी, बट साथ ही साथ इस 100 रुपये का 10% भी मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देंगी। तो अगर हम 100 रुपये का 10% कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो ये हो जाता है 10 रुपये। यानी कि 1 साल के बाद हमें बैंक से 100 रुपये तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ 10 रुपये भी मिलेगा एक्स्ट्रा। तो अब कहानी क्या है यहाँ पे कि हम लोग जो भी पैसा बैंक में जाकर रख रहे होते हैं, इस पैसा को हम कहते हैं प्रिंसिपल, या हम लोग इस पैसे को सम ऑफ मनी भी कह सकते हैं। आप बैंक में जो पैसा जाकर रख रहे हो कुछ दिन के लिए ही सही, ये पैसा हो जाता है हमारे लिए प्रिंसिपल। और जितने दिन के लिए हम पैसा बैंक में रख रहे होते हैं, ये कहलाता है हमारे लिए टाइम। और ये याद रखेंगे, इस चैप्टर में जो भी टाइम हम लोग कैलकुलेट करेंगे या जो भी टाइम हम लोग यूज़ करेंगे, सारा का सारा ईयर में होना चाहिए, साल में होना चाहिए। अगर मंथ में मेंशन्ड है तो उसे कन्वर्ट करेंगे साल में, पहले अगर डेज में मेंशन है तो उसे भी हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और बैंक जो अमाउंट हमें रिटर्न करेगा या जिस परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो रेट, वो जो परसेंटेज होता है, ये कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और साल 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3-4 जितने साल भी आप बाद आप बैंक में अगर जा रहे होते हैं और वो पैसा आप जो बैंक से टोटल पैसा लेकर आ रहे होते हैं, ये कहलाता है हमारा अमाउंट। यानी कि अगर हम बैंक में जो पैसा रख रहे हैं, ये कहला रहा है हमारे लिए प्रिंसिपल। बैंक जिस रेट से हमें पैसा रिटर्न करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न करेगी, वो कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने दिन के लिए हम पैसा को बैंक में रख रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा टाइम, और ये टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। वैसे ही एट द एंड ऑफ ईयर या 2 साल या जितने साल के बाद भी हम बैंक से पैसा वापस जब लेने जा रहे होते हैं, तो ये कहलाता है हमारा, ये पूरा मनी कहलाता है हमारा अमाउंट। अब अगर आप अच्छे से याद रख देखें, अगर ध्यान से थोड़ा यहाँ देखें, तो हमारा जो अमाउंट है, उसमें जो पैसा हम बैंक में रखे थे वो भी है, और बैंक जो एक्स्ट्रा पैसा हमें दे रहा है वो भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है यहाँ पे 10 रुपये हम लोगों के केस में, ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। बैंक जो अमाउंट हमें रिटर्न कर रहा है एक्स्ट्रा, वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ओवरऑल यहाँ क्या क्या सीख रहे हैं हम लोग, कि हम लोग बैंक में जो भी पैसा जाकर रख रहे होते हैं, हम लोग बैंक में जो भी पैसा जाकर रख रहे होते हैं, ये पैसा कहलाएगा हमारे लिए, एक सेकेंड, ये पैसा हमारे लिए कहलाएगा प्रिंसिपल। बैंक जिस रेट से हमें पैसा वापस वापस कर रहा होता है हमारे ही पैसे पे, ये परसेंटेज कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बैंक इस हिसाब से हमें बढ़ कर देगा। जितने दिन के लिए हम बैंक में पैसा रखते हैं, ये कहलाता है टाइम। टाइम हमारे लिए हमेशा ईयर में होगा। टोटल अमाउंट जो हम एट द एंड ऑफ 1 साल या 2 साल जो भी वापस लेंगे, जितने साल के भी बाद, वो पैसा कहलाता है हमारा अमाउंट। और याद रखेंगे कि अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल भी होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। तो चलिए थोड़ा और इसमें आगे एक और एग्जांपल से इसे थोड़ा और समझते हैं। सपोज कीजिए कि, एक सेकेंड, ओके, सपोज कीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से कुछ लोन लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपने बैंक को कहा कि हमें आप 100 रुपये ही लोन दीजिए और मैं आपको 1 साल के बाद रिटर्न कर दूंगा, तो आप जो पैसा बैंक से लोन के तौर पर भी ले रहे हैं, ये भी हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। आप जितने दिन के बाद भी पैसा रिटर्न करेंगे, ये कहलाएगा टाइम, ये भी ईयर में रहेगा। और बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा कि मैंने आपको पैसा दिया है, आप 2 साल बाद या 1 साल बाद दे रहे हैं, तो जितना
एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है, जो रेट से चार्ज कर रहा है, वो कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे हम लोग 10% मानकर चल रहे हैं। और आपको जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होगा, जो पैसा आप एक्स्ट्रा देंगे, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपये पे आप 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो ये 10 रुपये आ जाएगा। तो ये 10 रुपये हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब 1 साल के बाद अगर आप वापस बैंक में जाएँ, तो बैंक को आपको क्या-क्या पे करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो आपने लिया था 100 रुपया, वो तो पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 10 रुपये भी पे करना पड़ेगा। तो यानी इस केस में आप 110 रुपया बैंक को रिटर्न कर रहे होते हैं। ये 2 केस हम लोगों को नॉर्मली मिलेगा, या तो हम लोग बैंक से पैसा लेंगे या हम लोग बैंक को पैसा देंगे। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे होंगे, यानी बैंक हम लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, ये हो जाएगा हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा हम लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट हम लोगों के लिए हो जाएगा, इसे अमाउंट ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूलाज हैं जो हम इसमें इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, उसे आगे थोड़ा देख लेते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे इस फार्मूले को याद कर लें, क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है ये फार्मूला। तो एक-एक करके फार्मूला देखने की कोशिश करते हैं। हम अगर देखें तो पहला फार्मूला हम लोगों के लिए है कि हम लोगों का जो अमाउंट है, ये अमाउंट में 2 पैसा मिला होता है। एक वो पैसा जो बैंक में हम लोग रख रहे होते हैं, और दूसरा वो पैसा जो बैंक हमें एक्स्ट्रा दे रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अमाउंट में 2 तरह का पैसा मिला हुआ है। एक है प्रिंसिपल और दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट। बेहतर होगा अगर हम इसे सिंपल इंटरेस्ट लिखें, या इंटरेस्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो भी मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँगा, सब का सब सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। वैसे ही अगर हम इस फॉर्मूले से ही थोड़ा रीअरेंज करके प्रिंसिपल को सब्जेक्ट बनाएं, तो हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। यानी अब यहाँ पे ही देखिए, हमारे पास अमाउंट था 110 रुपये, इसमें से अगर हम 10 रुपये निकाल लूँगा, माइनस कर लूँगा, तो क्या बचेगा 100 रुपये, और हम लोग 100 रुपया ही बैंक में रखे थे। वैसे ही अगर आपको ये पता करना हो कि बैंक आपको एक्स्ट्रा कितना पैसा दे रहा है, यानी इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे इस केस में हम लोग देख रहे थे कि बैंक हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था, तो अगर हमारा अमाउंट है 110 रुपये और हमारा प्रिंसिपल था 100 रुपये, तो 110 से 100 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 रुपये, जो कि हम इस केस में हमारा हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। वैसे ही ये तो 3 फार्मूला हो गया। वैसे ही अगर हम लोग, एक और फार्मूला होता है हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट का। एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 4 से अगर हम प्रिंसिपल का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। वैसे ही अगर हम फॉर्मूला नंबर 4 से टाइम को सब्जेक्ट बनाएं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम को सब्जेक्ट बनाया है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा P इंटू आर। और अगर सेम इसी फॉर्मूले से हम लोग आर को सब्जेक्ट बनाएं, तो हमारा आर का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। ये 7 फार्मूलाज हैं हमारे पास जो हम क्वेश्चन बनाने में यूज़ करेंगे। और एक फार्मूला है, अगर हम फार्मूला नंबर 3 और 4 को कंपेयर करें, इंटरेस्ट के वैल्यू को कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इंटरेस्ट को कंपेयर करने से प्रिंसिपल का एक फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूला होता है 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इंटू टी। अब अगर आप चाहें तो मैं ये फार्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए, फार्मूला नंबर 3 में हमारे पास है इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी, और फॉर्मूला नंबर 4 में हमारे पास है इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। अगर यहाँ से मैं 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू अमाउंट माइनस ऑफ 100 इंटू प्रिंसिपल इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर। अब यहाँ से मैं P अगर राइट साइड ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू अमाउंट इक्वल्स टू ये 100 इंटू P प्लस P इंटू टी इंटू आर। राइट साइड से अगर मैं P को कॉमन लूँ, यहाँ पे P अगर कॉमन लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R इंटू टी, और यहाँ लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है 100 इंटू अमाउंट। यानी अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल को इक्वेट करके देखें, तो प्रिंसिपल को सब्जेक्ट बनाकर देखें, तो क्या मिल जा रहा है 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू टी, जो कि हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 8 है। तो ये फार्मूला हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ये सारे फार्मूला हमें याद करना होगा,
और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप एक फार्मूला नंबर 1 को याद कर लें और फार्मूला नंबर 4 को ही याद कर लें, तो यहाँ से आप सारे फार्मूले को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो हमारा पहला सवाल है, दो दोस्त ने मिलकर एक लोन लिया है 15,000 का किसी बैंक से अपने बिजनेस चलाने के लिए, और बैंक ने उन्हें कह दिया है कि आपका हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, आपको जो रिटर्न करना होगा वो 12% के हिसाब से रिटर्न करना होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट उन्हें कितना रीपे करना पड़ेगा 4 साल के बाद। यानी कि अगर आप 15,000 रुपये बैंक से लोन ले रहे हैं कुछ भी बिजनेस वगैरह करने के लिए, और बैंक ने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा, तो 4 साल के बाद आपको कितना पैसा पे करना होगा। तो यानी यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इंटरेस्ट निकालने का। हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/T/R डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल है यहाँ पे 15,000, टाइम है यहाँ पे 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से डबल ज़ीरो देखिए, डबल ज़ीरो कैंसिल हो रहा है। 15 इंटू 4 हो जाता है 60 और एक ज़ीरो पहले से था, यानी कि 600 इंटू 12, यानी अगर 12 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाता है 72, और यहाँ पे है डबल ज़ीरो, यानी कि इन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट इन्हें रिटर्न करना पड़ेगा 7,200। तो पहला सवाल का हमारा आंसर क्या हो गया, 7,200। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर दो फ्रेंड ने लोन लिया है, अमाउंट क्या है लोन का 15,000 बिजनेस करने के लिए, और बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है बैंक 12% के हिसाब से। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 4 साल के बाद। तो जितना भी डेटा हमारे पास दिया है पहले हम वो लिखेंगे, तो उस हिसाब से हम देखें। प्रिंसिपल हमारे पास हो जा रहा है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 4 ईयर, इंटरेस्ट हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट का P/T/R डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करके हमें मिल जा रहा है 7,200। इस सवाल में ही अगर सपोज कीजिए हमसे पूछ लेता कि अमाउंट कितना पे करना होगा, ये तो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। अगर हम लोगों से अमाउंट पे करने की बात होगा तो हम क्या करेंगे, अमाउंट हमें पता है कि अमाउंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हालांकि ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अमाउंट पूछा नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट पूछ ले इस तरह के क्वेश्चन में तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल है 15,000 और हमारे पास इंटरेस्ट है 7,200। तो 15,000 प्लस 7,000 हो जाता है 22,000, और ये एक्स्ट्रा 200 है, तो ये 22,200 हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट। इस केस में अमाउंट पूछा नहीं था, तो अमाउंट निकालना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको कभी इन फ्यूचर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे दें कि अमाउंट वगैरह कितना होगा, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल पूछ रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फॉर। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें 2,000 पे इंटरेस्ट निकालना है, यानी हमारे पास प्रिंसिपल है 2,000। चलिए ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मेंशन्ड है 6%, ये भी सही है। अब हमारे पास टाइम जो मेंशन्ड है वो 1 साल या 2 साल कुछ नहीं बोला है, ये बोल रहा है कि टाइम है 1 जनवरी से 26 मई 2005। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ डेज के लिए निकालना है, तो जब भी हमारे पास टाइम डेज में होगा तो उससे हम नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड करेंगे अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होगा तो, और अगर वो लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पे मेंशन है, देखिए इस सवाल में मेंशन्ड है कि ये एक ऐसा ईयर है जो 2005 है, और 2005 हम जानते हैं ये एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, और यहाँ डेट भी मेंशन्ड है 1 जनवरी से 26 मई तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2005 में ही जनवरी में हमारा नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 31, और फेब चूंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है इसलिए फेब में नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 28, मार्च में नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 31, अप्रैल में नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 30, और मई में यहाँ 26 मई तक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो जाएगा सिर्फ 26। अगर हम सारे वैल्यूज़ को ऐड करके देखें तो ये मिल रहा है 6, 1, 7, 1, 8, 8, 16 प्लस 6, और यहाँ पे रहा 1, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 12, तो ये हो रहा है हमारे पास 146 डेज।
अब चूंकि ये डेज में है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर था तो इसमें नंबर ऑफ डेज टोटल एक साल में नंबर ऑफ डेज हो रहा होगा 365। तो हम अगर इस डे को 146 डे को ईयर में कन्वर्ट करें तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 365 डेज से। अब ये जो भी आया है फ्रैक्शन में ये ईयर हो गया, ये साल में आ गया, ये इतना साल है। 146 डेज जो है वो इतना फ्रैक्शन में ईयर होता है। अब हमसे पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, तो ये कोशिश करते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करने का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 2000, टाइम है हमारे पास 146 डिवाइडेड बाई 365 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6 और डिनोमिनेटर में 100 रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए अब कोशिश करते हैं इसे कुछ सिंप्लीफाई करने की। तो 0000 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करने की कोशिश करें, 3 2 6, 3 1 3। अच्छा ये 3 से तो नहीं कैंसिल होगा क्योंकि आखिर में 5 है, सॉरी। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 35, यहाँ बचा 1 और ये हो रहा है 5 3 15। ये देखिए 5 4 20 हो रहा है। तो 73 इंटू 173, 73 इंटू 2 हो जाता है 146। तो अगर हम ऊपर देखें तो क्या बच रहा है, 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 4 इंटू 2 8, और ये 6 भी रह गया था, ये हम कैंसिल नहीं किए थे। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, यानी कि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो रहा होगा ₹48। देखिए मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल मेंशन्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है और टाइम था 146 डेज। तो इससे हमने पहले नंबर ऑफ ईयर में कन्वर्ट कर लिया 365 से डिवाइड करके। अगर ये लीप ईयर होता तो इसे 366 से डिवाइड कर रहे होते और उस केस में हमारे पास फरवरी में नंबर ऑफ डेज 29 हो जाता। तो इसके यहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। यहाँ हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारा इंटरेस्ट हो रहा है 48 रुपीज़, सॉरी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस सवाल में बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। अब जब यहाँ अमाउंट पूछ रहा है तो ये मेंशन भी कर दिया है कि हमें अमाउंट निकालना है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन ₹960, यानी ये जो रुपीज़ है 960 ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो जा रहा है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8 होल 1/3, यानी कि इस केस में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 1/3 फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। यानी यहाँ जो ईयर टाइम भी है ये भी कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर एक ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आइए हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमारे पास पहले प्रिंसिपल मेंशन्ड है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो रहा है ₹960 और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 होल 1/3%। अगर हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कोशिश कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने की तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 24 प्लस 1 25, दैट इज 25/3%। और हमारे पास टाइम जो है वो है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो अगर आपके पास अगर आपके पास ईयर जो है वो टाइम जो है वो पूरा मंथ्स में होगा तो आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे, अगर ईयर में होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। बट यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ईयर में है और एक क्वेश्चन मंथ में है, तो मैं इसे कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए एक साल में होता है 12 मंथ्स और यहाँ पे एडिशनल और क्या है 3 मंथ्स, तो हमारे पास टोटल 12 प्लस 3 मंथ्स है, दैट इज 15 मंथ्स है हमारे पास। पहले पूरे मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद इस मंथ को 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो भी आया होगा ईयर्स में आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए तो 3 इंटू 4 होता है 12, 3 इंटू 5 होता है 15, दैट इज 5/4 ईयर्स। अब अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसे ऐड कर देंगे हम प्रिंसिपल से। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 960, टाइम है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 25 डिवाइड बाई 3 और फॉर्मूले के लिए
100 डिनोमिनेटर में होता है, तो वो पहले से लिख कर रखें। अब थोड़ा कैलकुलेट करें तो 25 इंटू 125, ये 25 इंटू 4 होता है 100। अब अगर हम इसे 4 से कैंसिल या 3 से पहले कैंसिल करते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 इंटू 0, यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 8 32 होता है, और ये पहले से 0 था। और एक सिंप्लीफाई करें तो 4 से कट रहा है ये, 4 2 ज़ा 8, 0 का 0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर से बच रहा है 20 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 100। यानी कि इस केस में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपी, बट हमें निकालना था अमाउंट, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 960, इंटरेस्ट हम अभी कैलकुलेट किए हैं 100, ऐड करेंगे तो मिलेगा 1060। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट है वो है ₹1060। देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पल बाबू टुक अ लोन। उत्पल बाबू ने 3200 किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हो जा रहा है, ये हमारा टाइम है। किसी कोऑपरेटिव बैंक से फॉर कल्टिवेटिंग लैंड एट द रेट ऑफ सिंपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ मेंशन है। अब हमें पता करना है, कैलकुलेट करना है हमें कि उत्पल बाबू को 2 साल के बाद कितना अमाउंट रीपे करना है। कैलकुलेट द अमाउंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर चुका है कि हमें कितना अमाउंट रीपे करना है 2 साल के बाद। अमाउंट रीपे करना है मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल ली है वो तो रिटर्न करना ही है, साथ ही साथ जो पैसा एक्स्ट्रा भी होता है वो भी वापस करना होगा। दैट इज़, अगर हम इसे यहाँ पे थोड़ा डेटा जो जो मैंशनड है वो लिखे तो क्या मिल रहा है। प्रिंसिपल है हमारे पास 3200, टाइम है हमारे पास 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6%। और आपको 2 साल के बाद कितना अमाउंट रीपे करना है वो, तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा होगा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारे पास 3200, टाइम है हमारे पास 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, 0000 कट रहा है। यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 32 इंटू 2 हो जाएगा 64, और यहाँ पे एक बच रहा है 6, 6 इंटू 4 24, कैरी आउट 2, 6 इज 36 प्लस 2 38। यानी इनका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 384। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास है 3200, और इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 384। अगर हम ऐड करके देखें तो ये हो जाएगा 3584। ये वो पैसा है जो उत्पल बाबू को 2 साल के बाद बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि शोभा देवी डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू 5.25%। चलिए ठीक है, यानी शोभा देवी कोई एक लेडी है जो कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रही है बैंक में, और बैंक ने कहा है कि आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से देगा, 5.25% पर एनम। आफ्टर 2 years शी गॉट ₹840 एज इंटरेस्ट, यानी 2 साल के बाद उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है 840। तो हमें कैलकुलेट करना है कि शोभा देवी ने कितने अमाउंट या कितना मनी बैंक में रखा था इनिशियली 2 साल पहले। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि वो कितना पैसा रखे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5.25%, और शोभा देवी ने 2 साल के लिए पैसे को बैंक में रहने दिया है, और 2 साल के बाद उन्हें जो इंटरेस्ट मिला है वो है ₹840। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उन्होंने कितना पैसा बैंक में रखा था। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल का एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है हमारे पास, प्रिंसिपल का फार्मूला है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट हमारे पास है 840, 100 के लिए मैं 100 ही लिख रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5.25, और टाइम है हमारे पास 2 years।
अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल हटाने से डिनोमिनेटर में डबल 1 के 100 आ जाएगा। तो ये अगर हम डेसिमल हटाकर यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 840 इंटू 100। ये जो डिनोमिनेटर के भी नीचे है ये अमाउंट वापस से ऊपर चला जाएगा, ये नंबर वापस से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ हो रहा है 525 इंटू 2। कोशिश करते हैं इसे कैंसिल करने का 5 से। तो ये 5 इंटू 2 10 होता है, 0 का 0, 5 इंटू 1 5, 0, 5 5 से 25, 5 इंटू 4 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये 21 इंटू 121 हो रहा है, ये 21 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 84 मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4 है। चलिए, तो हमारे पास बच क्या रहा है न्यूमरेटर से, 2 इंटू 100 इंटू 4। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखो तो ये हमें मिल रहा है 800। यानी कि ये हमें समझ आया कि शोभा देवी ने जो बैंक में पैसा 2 साल पहले रखा था वो कितना रखा था, 800 रुपीज़ रखा था। अच्छा, यहाँ पे हम एक ज़ीरो मिस कर रहे हैं शायद, 21 इंटू 1, 21 इंटू 4, और ये ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे एक 40 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 बच जाना चाहिए, दैट इज़ ये एक ज़ीरो हो जाएगा, और ये 800 नहीं 8000 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो खुद 840 है। तो 840 पे इंटरेस्ट 800 पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम के लिए, और 5% के हिसाब से। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो मिल रहा है 8000। क्यों? क्योंकि ये था 840, मैं एक ज़ीरो मिस कर गया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गौतम टुक अ लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक फॉर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम ने किसी कोऑपरेटिव बैंक से पोल्ट्री फार्म ओपन करने के लिए लोन लिया है, और बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है 12%। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि गौतम बैंक को हर मंथ में 378 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट वापस कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि उन्होंने बैंक से लोन कितना लिया था। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है या मेंशन्ड है, हमारे पास इंटरेस्ट भी मेंशन्ड है, बट वो मंथली इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है एवरी मंथ वो 378 बैंक को रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें बताना है डिटरमाइन द लोन अमाउंट। अगर ये लोन अमाउंट पूछा जा रहा है मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। अब यहाँ एक चीज़ हम नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम मेंशन नहीं है, टाइम बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमें सबसे पहला तो ये है कि प्रिंसिपल पता करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, चलिए ठीक है। इंटरेस्ट जो हमें मेंशन्ड होता है वो नॉर्मली इंटरेस्ट 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, या कुछ भी एक अमाउंट स्पेसिफिक ईयर के लिए होता है। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट मेंशन्ड है वो है 378, और ये बोल दिया गया है कि ये मंथली इंटरेस्ट है। तो अगर हम सोचें कि 1 साल में उन्हें कितना वापस करना पड़ेगा बैंक को, तो क्या हम इस 1 महीने के इंटरेस्ट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि 1 साल में, सॉरी 1 साल में, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 साल में वो बैंक को कितना रिटर्न कर रहे हैं, 378 इंटू 12। तो अब अगर हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएं, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट हमारे पास है 378 इंटू 12, ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। आर है हमारे पास 12%, और टाइम हमने 1 साल माना है तो यहाँ पे 1 ले रहे हैं। यहाँ से 12 और 12 कैंसिल हो रहा है तो हम 378 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ₹37,800। यानी उन्होंने, गौतम ने बैंक से जो प्रिंसिपल या बैंक से जो लोन लिया होगा वो 37,800 लिया होगा। अब अगर आप चाहें यहाँ पे, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं था, तो अगर आप इस केस में 2 साल का भी इंटरेस्ट निकालना चाहते तो यहाँ पे आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और उस केस में आपको टाइम यहाँ लेना पड़ता 2 ईयर। तो इसलिए सिंपल करने के लिए हम लोगों ने टाइम को 1 साल ही रखा है, और 1 साल मानकर प्रिंसिपल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट अस कैलकुलेट द पीरियड, यानी कि यहाँ पे टाइम पूछ रहा है हम लोगों से, फॉर विच अ सम ऑफ मनी, कोई भी एक मनी जो है डबल हो जाता है 6% के हिसाब से। अब सोचिए कोई मनी अगर डबल हो जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे अगर एक सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल हम कुछ भी ले रहे हैं रुपीज, सपोज कीजिए एक्स ले लेते हैं, पी भी ले सकते थे, सपोज कीजिए हम एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे रेट मेंशन्ड है 6% के हिसाब से आपको पैसा में आप प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और ये कुछ साल के बाद ये प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है। अगर प्रिंसिपल हमारा डबल हो जा रहा है तो प्रिंसिपल जो भी आउटपुट देता है, टोटल आउटपुट, वो मिलता है हमारा अमाउंट। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास एक्स है तो अमाउंट हमारा 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट हमें पता है तो क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा x। अगर अच्छे से देखिए तो सवाल में मेंशन नहीं था बट हिंट्स दे रहा था कि कुछ भी एक मनी है वो डबल हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर हम x अज्यूम करें तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 2x और प्रिंसिपल अमाउंट जब पता है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 6%। तो अब हम लोगों से सवाल में पूछ रहा है कितने सालों में ये सब काम हो रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। वैल्यूज वगैरह पुट करें तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट हमारे पास x है, 100 की जगह 100 लिख रहे हैं, प्रिंसिपल भी हमारे पास x है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम 6 पुट कर सकते हैं। x और x ही कैंसिल हो रहा है, क्या बचा देखिए 100 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, दैट इज 50/3 ईयर्स। अगर हम चाहें इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो देखिए मिलेगा 3 1 ज़ार 3, फिर हो जाता है 20, 6 3 ज़ार 18, 2/3 ईयर्स, या 50/3 रखें या आप 16/2/3 ईयर्स ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको और भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 16 ईयर्स है पूरा, चलिए ठीक है। ये जो 2/3 ईयर्स है, क्या इसे हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं? ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो भी आएगा मंथ्स में आएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, दैट इज ये मिल रहा है 16 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप आंसर को कहाँ तक छोड़ना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मन्नान मियाँ ऑब्जर्व आफ्टर 6 years of taking a loan that the interest is to be paid had become 3/8 of the principal। अगर वो लोन लिए हैं, कुछ भी अमाउंट लोन लिए हैं, तो उसके 6 साल के बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 टाइम्स हो जा रहा है। देन लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है परसेंटेज में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा अप्रोच क्या रहेगा। देखिए तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है वो हमें नहीं मालूम, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल हम कुछ भी एक अमाउंट मान लेते हैं, जैसे एक्स मान लेते हैं। तो अगर प्रिंसिपल आपका एक्स है तो 6 साल के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हो जा रहा है 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज 3x/8। देखिए प्रिंसिपल आप कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ उस प्रिंसिपल के टर्म में आ जा रहा है और यहाँ टाइम 6 ईयर ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो अब अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। अगर हम यहाँ पुट करें वैल्यूज वगैरह हम पुट करें तो हमें क्या मिल रहा है देखिए, इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में p इंटू टी। पी है हमारे पास x और t है हमारे पास 6। x से x कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 25 ज़ार। अब हम इसे लिख सकते हैं 25/4 परसेंटेज। ये हम इसे डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ार 24 होता है, दैट इज 6 1/4 परसेंटेज भी हम इसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपने मेंबर्स को लोन देते हैं 4% पर इंटरेस्ट, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवन at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank। बट अगर आप लोन बैंक से ले रहे होते हैं तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा होता है वो हो जाता है 7.4%। तो अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 5,000। अगर कोई फार्मर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और वो सोसाइटी से 5,000 का लोन ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से नहीं लेकर अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही ले रहे हैं क्योंकि वो वहाँ के मेंबर है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना मनी सेव कर रहे हैं पर एनम, यानी पूरे अपने हिसाब से जितने भी दिन में वो रिपे वगैरह कर रहे होंगे वो कितना मनी सेव कर रहे हैं, हमें वो देखना पड़ेगा। हर साल के हिसाब से वो कितना सेव कर रहे हैं, पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। इस सवाल को हम कोशिश करेंगे दो तरह से बनाने के लिए। चलिए, पहला जो नॉर्मल मेथड है वो देखते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक केस हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,000 का लोन ले रहे हैं, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,000 का लोन ले रहे हैं और सोसाइटी हमें जो चार्ज कर रहा है वो ये अमाउंट, ये रेट चार्ज कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है, 4%। अब सोचिए, अगर हम ये 5,000 लोन ले रहे हैं तो हर एक साल के बाद हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा वो हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। दैट इज यहाँ पे हो जा रहा है 5,000 इंटू टाइम, तो 1 ईयर हम लोग लेकर चल रहे हैं, आर है 4% बाई 100। ये डबल जीरो कैंसिल कर रहे हैं, 5 4 से 20 होता है और यहाँ पे एक जीरो पहले से था, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा वो पे करना होगा 200 रुपीज़। चलिए ठीक है, हमें ये बताना है कि हम अगर सोसाइटी से लोन ले रहे हैं बैंक से नहीं लेकर, अगर ये जो फार्मर है ये सोसाइटी से ले रहा है बैंक से नहीं लेकर, तो ये कितना पैसा बचा रहा है एक साल में इंटरेस्ट के तौर पे। तो अब देखते हैं बैंक से अगर ये लोन लेते तो इन्हें कितना इंटरेस्ट पे करना होता। तो बैंक के केस में हमारे पास प्रिंसिपल वही, अगर बैंक से हम 5,000 ले रहे होते और बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है यहाँ पे 7.4%, और यहाँ भी टाइम अगर हम 1 ईयर मानकर चल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ लिखा है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, P इंटू टी इंटू आर दैट इज 7.4 डिवाइडेड बाई 100। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो डिनोमिनेटर में एक 10 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तीनों जीरो को काटने के बाद ये हो रहा है 5 4 ज़ा 20 का जीरो कैरी आउट टू 5 7 35 इंटू प्लस 2 37। यानी कि बैंक के केस में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 370, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें पे करना पड़ेगा 200। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का डिफरेंस हो रहा है, ये है 370 रुपीज़ और यहाँ हो रहा है 200। यानी कि हम अगर सोसाइटी से लोन ले रहे हैं बैंक से नहीं लेकर, तो हम कितना, ये जो फार्मर है ये कितना बचा रहे हैं, ₹170 सेव कर रहे हैं पर ईयर। अब इस सवाल को ही अप्रोच करने के अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा है, आप एग्जाम में बेहतर होगा ये मेथड बनाए जो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। बट देखिए अगर यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी रेट चार्ज कर रहा है 4% और बैंक चार्ज कर रहा है 7.4%, तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों का रेट में डिफरेंस कितना हो रहा है, सोसाइटी में और बैंक के रेट में डिफरेंस कितना हो रहा है। एक है 7.4 और दूसरा है 4%, दैट इज ये हो जाएगा 3.4%। अब अगर हम देखें 3.4% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो जाता हमारे पास, तो फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर। P है हमारे पास 5,000, T है हमारे पास 1 ईयर, R है हमारे पास 3.4 डिवाइडेड बाई 100। अगर यहाँ से डेसिमल मूव करें तो एक और 10 आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ से तीनों जीरो कैंसिल करने के बाद ये होता है 5 4 20 का जीरो कैरी आउट टू 5 3 15 प्लस 2 17। देखिए हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे,
अगर पहले ही डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते तो जो दोनों ही जगह से यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से और बैंक से जो रेट में डिफरेंस होगा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, ये 170 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 इन वन डे बी 1 पैसे, क्या बोल रहा है कि अगर 292 रुपीस पे एक दिन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 1 पैसा, देन लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम। यानी ये क्लियर हो रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। अब देखिए इस सवाल में क्या होता है, बहुत बुक्स में नॉर्मली बुक में तो ये 1 पैसे है, बट बहुत स्कूल वगैरह में क्या किया जाता है, इसे कैंसिल कर इसे कटाकर 5 पैसे दे दिया जाता है। तो अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो बुक में जो आंसर मेंशन्ड है वो दूसरा आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन को ही करेक्ट कर लें 5 कर लें तो बुक में जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम पहले कोशिश करते हैं जो सवाल जो बुक में दिया है पहले उसके हिसाब से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद में 5 पैसा लेकर भी इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है ₹292। हमारे पास जो टाइम है वो है 1 डे। अब देखिए यहाँ पे कोई ईयर वगैरह मेंशन नहीं है कि ये कौन सा साल का है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम चूंकि ये डे में दिया है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो क्या हम एक दिन को नॉर्मल डे ऑर्डिनरी ईयर मान के ही चले तो ये हो जाएगा 1/365 ईयर। ओके, और हमारे पास जो इंटरेस्ट मेंशन्ड है ये है 1 पैसे। अगर हम 1 पैसे को, क्योंकि हम रुपी में कैलकुलेट करते हैं, ये अमाउंट भी रुपी में दिया हुआ है, तो अगर हम 1 पैसे को रुपी में बनाएं तो ये हो जाएगा 1/100 रुपीज। ठीक है, चलिए अब अगर हम अब अगर चूंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो मेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 1/100, 1/100 इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी। डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर हम प्रिंसिपल लिखे तो ये हो जाएगा 292, और टी टाइम कितना है हमारे पास 1/365। तो डिनोमिनेटर में 1/365 पुट करेंगे तो ये 1 नीचे रह जाएगा और 365 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच रहा है 365 डिवाइडेड बाई 292। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा ये जो भी आ रहा होगा ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा। लेकिन अब अगर सोचिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करें, जैसे बाकी बहुत सारे स्कूल्स में करा दिया जाता है। अगर इस सवाल में मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इंटरेस्ट पे, अगर मैं इंटरेस्ट 5 पैसा लूँ तो ये रुपीज़ में हो जाएगा 5/100 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो इस केस में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमें मिलेगा 5/100 इंटू 100, प्रिंसिपल है 292 और टाइम है हमारे पास 1 डे यानी कि 1/365। तो यहाँ पे 365 फिर से ऊपर चला जा रहा होता है। चलिए, तो अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 0000 कैंसिल हो रहा है। अब अगर हम इसे थोड़ा कैलकुलेट करके देखें तो देखते हैं किससे कट रहा है। एक सेकेंड। ये 73 से कट रहा है। देखिए 73 इंटू 4 होता है, 73 इंटू 4 होता है 292। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 73 इंटू 4 होता है 4 3 12 कैरी आउट 1 28 प्लस 1 29। 73 इंटू 4 होता है 292 और 73 इंटू 5 होता है 5 3 15 कैरी आउट 1 35 प्लस 1 36। ये देखिए होता है 365। तो अगर हम यहाँ पे 73 से कैंसिल करें तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यानी ये हो रहा होगा
25/4%। और इस सवाल में भी हम कैंसिल कर रहे होते तो ज़ाहिर है यहाँ भी नीचे 4 आ रहा होता, यहाँ भी 5 आ रहा होता, तो इस केस में ये मिल रहा होता 5/4%। ठीक है, शायद बुक में आंसर ये मेंशन होता है। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल 1 पैसा आए तो हमें 1 पैसे के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, और उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/4%। और हम इसे अगर आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 1.25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी हमें टाइम पता करना है, फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% बी 160। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमें टाइम पता करना है, यानी कि टाइम नहीं है हमारे पास। फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ मतलब इस पैसे पे कितना प्रिंसिपल आपको मिल रहा है। तो आपके पास प्रिंसिपल हो गया 600, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और हमारा जो इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है वो है 168। ठीक है, चलिए, तो अगर हम टाइम का वैल्यू या टाइम का फॉर्मूला पुट करें तो ये हो जाता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ओके, देन इंटरेस्ट है हमारे पास 168, 100 के लिए हम 100 ही लिख रहे हैं, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है 600, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ऊपर 8 से डायरेक्ट कट रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, और ये 3 से कट रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो ये बचा, ये बन रहा है 7/2 ईयर्स। ये ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3.5 ईयर्स, या आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं 3 ईयर एंड 6 मंथ। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ आई गेट रुपीज़ 1200 एज अमाउंट, अब यहाँ देखिए मेंशन करके रखा है कि अगर मुझे 1200 रुपये अमाउंट मिल रहा है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, बाई डिपॉजिटिंग ₹800। यहाँ देखिए मेंशनड है कि मैंने 800 रुपये डिपॉजिट किया था, यानी ये 800 प्रिंसिपल है हमारे पास इन बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम। कितने, किस परसेंटेज के हिसाब से, 10% किस परसेंटेज के हिसाब से। देन लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर विच द मनी वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो हमारे पास सबसे पहले तो अमाउंट मेंशनड है जो कि है ₹1200। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल मेंशनड है जो कि बोल रहा है यहाँ पे ₹800। अगर आप अच्छे से देखिए फॉर्मूला नहीं भी लगाएं तो अमाउंट है 1200, प्रिंसिपल है 800, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा 400। ये माइनस भी करके आप देख सकते हैं। और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 10%, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल्स टू 10%। और हमें यहाँ पता करना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू हो रहा है इंटरेस्ट जो कि है 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी। पी है हमारे पास 800, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास 10। तो डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो गया, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल कर रहा हूँ, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। दैट इज टाइम आपके पास कितना मिला 5 ईयर्स। यानी कि 800 रुपये को अगर मैं 5 साल के लिए रखूँगा तो 10% के हिसाब से वो 400 रुपये इंटरेस्ट देगा, या फिर 5 साल के बाद वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1200 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है पहले से, चलिए बनाकर देखते हैं। सोल्यूशन हटाते हैं इस सवाल का, इसे अभी हम लोग बनाकर देखते हैं। तो सवाल में बोला जा रहा है कि सेकेंड, at the same rate of simple interest per annum if a principal yields an amount of rupees। बोला जा रहा है कि कोई भी एक पैसा को मैं रख रहा हूँ तो वो पैसा 7,100 हो जा रहा है 7 साल में, और अगर उसी पैसे को मैं 4 साल के लिए रखूंगा तो वो हो जा रहा है 6,200। तो हमें पता करना है कि प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आइए समझते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छे से समझने की। और तो सपोज कीजिए हमें मेंशन किया हुआ है कि कोई भी एक पैसे को हम रख रहे हैं अगर 7 साल के लिए,
तो वो अमाउंट हो जा रहा है 7,100। चलिए ठीक है। और अगर उस पैसे को ही हम 4 साल के लिए रखेंगे तो वो हो जा रहा है 6,200। तो सोचिए, अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है, यानी जो पैसा हम शुरुआत में रख रहे हैं, अगर वो मैं P मानकर चलूँ, तो क्या मैं A7 को, ये जो A7 है, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? इसमें प्रिंसिपल तो होगा ही और 7 साल का इंटरेस्ट होगा, जो कर मिलकर हो रहा है 7,100। और ये जो A4 है, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ प्रिंसिपल तो होगा ही, साथ में 4 साल का इंटरेस्ट होगा, जो हो रहा होगा 6,200। क्योंकि अमाउंट होता है, हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट 1 साल में 10 रुपये मिल रहा है, तो 2 साल में वो 20 हो जाएगा, 3 साल में वो 30 हो जाएगा, 4 साल में वो 40 हो जाएगा। बस इंटरेस्ट ऐड होता जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करके देखें तो क्या मिलेगा? देखिए, तो यहाँ से P और P तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बचेगा I7 माइनस ऑफ I4, और ये बच रहा है 7,100 माइनस 6,200, तो ये मिल रहा होगा 900। अब देखिए, 7 साल के इंटरेस्ट से अगर मैं 4 साल के इंटरेस्ट को माइनस करूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 साल का इंटरेस्ट बच रहा होगा? ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास 7 साल का कुछ भी इंटरेस्ट है, उसमें से मैं 4 साल के इंटरेस्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या बच रहा होगा? 3 साल का इंटरेस्ट। यानी ये पता चल गया है कि हमारे पास 3 साल का इंटरेस्ट है 900 रुपया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर इंटरेस्ट 1 साल में 10 रुपये है, तो 2 साल में 20 हो जाएगा, 3 साल में 30 हो जाएगा। तो अगर 3 साल के इंटरेस्ट को मैं 30 से डिवाइड करूँगा, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट वापस आ जाएगा, जो कि 10 के बराबर है। वैसे ही अगर इस केस में हमारे पास 3 साल का इंटरेस्ट है 900 रुपीज़, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 300। यानी कि ये 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास हो रहा है 300 रुपीज़। ठीक है? चलिए ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का। तो अगर हमें प्रिंसिपल पता करना, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल पहले पता करने बोला जा रहा है, अगर हम प्रिंसिपल पता करो तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। इंटरेस्ट अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। तो और कोई फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर हमें प्रिंसिपल पता करना हो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अब देखिए, हमारे पास अमाउंट है 7 साल का भी है और 4 साल का भी है। तो अगर मैं अमाउंट 7 साल का लूँगा, तो मुझे 7 साल के इंटरेस्ट से उसे माइनस करना पड़ेगा, और हमें पता है 7 साल का अमाउंट है 7,100, और 1 साल का इंटरेस्ट है हमारे पास 300 रुपीज़। तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7 इंटू 300 यानी कि 2,100। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 7 इंटू 300 दैट इज़ 2,100। तो यहाँ पे 2,100 से माइनस करूँ तो क्या मिल रहा है? 7,100 माइनस 2,100 विच इज़ इक्वल्स टू 5,000। तो हमें प्रिंसिपल पता चल रहा है कि प्रिंसिपल था हमारा 5,000। एक आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने बोला गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कीजिए। तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो इंटरेस्ट आप जितने भी साल का इंटरेस्ट लेंगे, आपको टाइम उतना ही पुट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास 7 साल का इंटरेस्ट है 2,100, तो मैं 7 साल का इंटरेस्ट पुट कर रहा हूँ इंटू 100 डिवाइडेड बाई P। प्रिंसिपल कितना है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 5,000 है, इंटू टाइम। टाइम 7 साल का इंटरेस्ट लिया है, तो टाइम भी 7 साल पुट करना पड़ेगा। 1 2 3 0 गया, 1 2 और 1 3 0 गया। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और कुछ बच रहा है यहाँ पे 5 बच रहा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ऊपर बच रहा है 6%। यानी कि ये जो पैसा रखा गया है, ये 6% के हिसाब से रखा गया था, और हमारा प्रिंसिपल था 5,000 रुपीज़। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास 7 साल का अमाउंट दिया था और 4 साल का अमाउंट दिया था। तो अगर 7 साल का अमाउंट है 7,100 और 4 साल का अमाउंट है 6,200, तो हम जानते हैं अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 7 साल के अमाउंट में वो 7 साल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और 4 साल में 4 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। अगर दोनों इक्वेशंस को माइनस करके देखें, तो प्रिंसिपल तो दोनों सेम है, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 7 साल के इंटरेस्ट से 4 साल का इंटरेस्ट हमें माइनस माइनस करना होगा। तो क्या माइनस करके देखा तो हमने क्या मिला? 3 साल का इंटरेस्ट। और अगर 3 साल का इंटरेस्ट पता है, तो हम 1 साल का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और उससे कोई भी एक स्पेसिफिक ईयर अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने 7 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, अगर आप चाहते तो 4 साल का भी निकाल सकते थे। तो अब यहाँ से उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं, ये मैंने बस समझाने के लिए फ़ॉर्मूला लिखा था कुछ। तो प्रिंसिपल का फ़ॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट है 7 साल का 7100, इंटरेस्ट है 7 साल का 2100, माइनस करके देखेंगे तो 5000 आ जाएगा। यहीं पे अगर आप 4 साल के अमाउंट से 4 साल के इंटरेस्ट को माइनस करते तो क्या मिलता? 4 साल का अमाउंट है हमारे पास 6200 और 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 300 इंटू 4, दैट इज़ 1200। तो यहाँ भी देखिए आपको वही अमाउंट आज प्रिंसिपल आ जाएगा 5000। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला जा रहा है? अमल रॉय डिपॉजिट्स ₹2000 इन अ बैंक एंड पशुपति घोष डिपॉजिट्स ₹2000 इन अ पोस्ट ऑफिस। अमाउंट सेम है दोनों का, प्रिंसिपल सेम है दोनों का, बट जगह अलग-अलग है, ठीक है? एट द सेम टाइम आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद दे गेट रिटर्न अमाउंट एज़ ₹2360, यानी कि अमल रॉय को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2360 और पशुपति घोष को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2480 रुपीज रिस्पेक्टिवली। लेट अस राइट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक। अगर अच्छे से देखिए तो आपने 2000 रखा था, आपको 2360 रुपये मिल रहा है, यानी कि 3 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 360। और दूसरे वाले केस में आपने रखा था 2000 रुपये, और आपको मिल रहा है 2480 रुपये, यानी कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो रहा है 480 रुपये, ठीक है? और 3 साल मेंशन्ड है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हम लोगों से पूछा है कि रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, यानी कि पहले रेट निकालना पड़ेगा हमें। आइए देखते हैं। तो पहला हम यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ अमल रॉय, या फिर आप ऐसा करते हैं ना, हम पर्सन के नाम को नहीं लिखकर मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस कर रहा हूँ, ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी होगा। ओके, बैंक के केस में जो बैंक में रख रहे हैं अमल रॉय, इनका प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, इनका अमाउंट है 2360 रुपीज़। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 2360 माइनस 2000 करेंगे तो मिलेगा 360 रुपीज़। अगर अच्छे से देखिए तो ये टाइम मेंशन था, 3 इयर्स के लिए है। तो क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इंटरेस्ट की जगह हम पुट करेंगे 360, 100 की जगह 100 पुट कर रहा हूँ। पी है हमारे पास 2000 और टी है हमारे पास 3 इयर्स। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। दैट इज़ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है बैंक के केस में वो मिल रहा है 6%। वैसे ही अगर मैं पोस्ट ऑफिस के लिए निकालूँ, यानी कि कौन है ये, सेकंड पशुपति घोष, इनके लिए निकालूँ तो इनका प्रिंसिपल देखिए कितना है, ये भी 2000 है। इन्हें जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 2480 रुपीज़, और इनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, इन्हें हम लिख सकते हैं 480 रुपीज़। और इनका भी टाइम जो है वो 3 इयर्स है, मेंशन कर चुका है आफ्टर फॉर सेम टाइम। यहाँ पे देखिए सेम टाइम मेंशन किया हुआ है। तो अब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट की जगह 480 इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी। पी कितना है यहाँ 2000 और टी यहाँ भी 3 इयर्स है। 1 2 3 0 यहाँ से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। दैट इज़ ये मिल रहा है 8%। तो अगर मैं बैंक वाले रेट को R1 बोल दूँ और पोस्ट ऑफिस वाले रेट को R2 बोल दूँ, तो क्या हमारा रेशियो हो जाएगा R1 इज टू R2 विच इज इक्वल्स टू 6 इज टू 8। क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा 3 इज टू 4। देखिए अच्छे से, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A Weaver कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज। कोई एक सोसाइटी है जो 15,000 रुपए लोन ले रही है पावर लूम खरीदने के लिए, ठीक है? आफ्टर 5 years द सोसाइटी हैज टू रीपे रुपीज 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन।
यानी इतना लोन ले रहे थे 15,000 और वापस कर रहे हैं टोटल कितना 22,125। यानी कि ये प्रिंसिपल होना चाहिए 15,000 और ये 22,000 अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइम भी मेंशन्ड है 5 साल। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जो इन पे चार्ज हो रहा है। दैट इज प्रिंसिपल हमें मेंशन्ड है 15,000, अमाउंट मेंशन्ड है 22,125, टाइम मेंशन्ड है 5 इयर्स। तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 22,125, प्रिंसिपल है हमारे पास 15,000। अगर हम इसे माइनस करके देखें तो मिलेगा 15 माइनस 7, 7,125। तो हमारे पास इंटरेस्ट पता चल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज रेट का फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो हम इंटरेस्ट पुट कर सकते हैं 7125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हमारे पास 15,000 और टाइम है हमारे पास 5 इयर्स। चलिए एक दो जीरो गया। अब हम 5 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये 2 बच रहा है 21, 5 4 ज़ा 20, 1 बच रहा है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब और देखिए ये फिर से ये 5 से कट रहा है शायद, तो 5 3 ज़ा 15, जीरो के जैसे रहेगा। 5 2 ज़ा 10, देन 40, 5 8 ज़ा 40, देन 5 5 ज़ा 25। अभी ये 3 से भी कट रहा है शायद। 3 1 ज़ा 3 0, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। दैट इज हम देख सकते हैं रेट है 95/10, इसे हम लिख सकते हैं 9.5%। यानी यहाँ जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 9.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम चाचा गॉट रुपीज 1 lakh when he retires, okay, from his service. He deposited a part of that money in a bank. कुछ पैसे को उन्होंने बैंक में रखा एंड रेस्ट ऑफ हिज मनी इन अ पोस्ट ऑफिस। चलिए ये भी पैसे को 1 लाख रुपए को, अच्छा ये 1 लाख है, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, तो मैं इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये 1 लाख है, ओके। चलिए, तो असलम चाचा ने जब सर्विस से वो रिटायर हुए तो उन्हें 1 लाख रुपए मिल रहा है। कुछ पैसे को वो बैंक में रख रहे हैं, कुछ पैसे को वो पोस्ट ऑफिस में रख रहे हैं। एंड गॉट रुपीज 5,400 इन टोटल पर ईयर एज अ इंटरेस्ट। दोनों जगह से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिलाकर उनका हो गया है 5,400। अब इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर इन द बैंक एंड, अगर बैंक उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5% का और पोस्ट ऑफिस दे रहा है 6% का, तो हमें बताना है कि द सम ऑफ मनी है डिपॉजिट, वो बैंक में कितना पैसा रखे हैं और वो पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा रखे हैं। चलिए ठीक है, फिर से मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन समझाने का और साथ साथ बनाते भी चलता हूँ। तो असलम चाचा जब भी रिटायर हुए हैं तो उनके पास टोटल जो पैसा था वो था 1 लाख रुपए। अब इस पैसे को इन्होंने दो जगह डिपॉजिट किया है। एक डिपॉजिट किया है बैंक में और एक डिपॉजिट किया है पोस्ट ऑफिस में। इस पैसा का कुछ पार्ट बैंक में किया है। अब कितना क्या है हमें नहीं मालूम, तो मान लेता हूँ मैं बैंक में वो कर रहे होंगे ₹X और बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे कर रहा है वापस वो मिल रहा है, देखिए यहाँ मेंशन्ड है 5%। तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें 5% दे रहा है और चूंकि बोल रहा है कि हर साल, यहाँ पे देखिए अगर हम नोटिस करें तो इन टोटल पर ईयर हर साल इन्हें जो पैसा वापस आ रहा है, यानी कि एक साल में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम हमारा हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, तो बैंक से जो इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू टी इंटू आर, दैट इज पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 100। हम इसे सिंप्लीफाई और नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रख रहे होंगे, तो पोस्ट ऑफिस में कितना रख रहे होंगे, 1 लाख में कुछ रुपए तो ये बैंक में रख दिए, बचा कितना 1 लाख माइनस ऑफ एक्स। इसमें से पोस्ट ऑफिस इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है 6% का, और टाइम यहाँ भी कितना हो जा रहा है 1 ईयर। तो बैंक पोस्ट ऑफिस की तरफ से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा पी, यानी कि जो है 1 लाख माइनस ऑफ एक्स इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी ये हो रहा है 6 इंटू 1 लाख माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 100। अब अच्छे से देखिए अगर आप, तो बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। बट सवाल में हमें मेंशन किया है
कि दोनों इंटरेस्ट मिलाकर उनको हो रहा है 5400। तो क्या हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक कि दोनों इंटरेस्ट, यानी कि ये वाला बैंक को I1 मान लेता हूँ, I2 मान लेता हूँ इसको, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 5400 होना चाहिए। पेज है कि नहीं, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। अच्छा पेज है, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/100 और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 1,00,000 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 5400। क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर है तो एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा और उस 100 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर से 5x प्लस 6, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 6 लाख माइनस 6x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 5400। मैं नेक्स्ट पेज में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगर ये नंबर को मैं 100 को वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा, अब ऊपर से मैं सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ तो पहले लिख रहा हूँ 6 लाख माइनस ऑफ 5x माइनस 6 दैट इज माइनस x इक्वल्स टू 5400 तो पहले से था और 100 मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि अगर हम 6 लाख को यहीं रखें माइनस 54,1,2,3,4,0 यानी कि 5,40,000 है ये इक्वल्स टू x। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 लाख में से 5,40,000 निकाल देंगे तो 60,000, यानी कि x का वैल्यू हमें 60,000 मिल रहा है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए x वो क्या था, x वो बैंक में रखे थे, यानी कि वो बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हैं, या बैंक में वो कितना पैसा रखे थे, ₹60,000। और पोस्ट ऑफिस में वो कितना रख रहे थे, 1,00,000 माइनस x यानी कि 1,00,000 माइनस 60,000। तो पोस्ट ऑफिस में उनका प्रिंसिपल हो जाएगा ₹1,00,000 माइनस 60,000 होता है 40,000। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यही पूछा था शायद, लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में कितना कितना रखा है वो हम लोगों से पूछा गया था, तो ये दोनों ही हम लोग दिखा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेखा दीदी डिपॉजिटेड, ओके, रेखा दीदी डिपॉजिटेड rupees 10,000 of her saving into separate bank at the same time. The rate of simple interest per annum is 6% in one bank and 7% in other bank. Same question है ये भी। After 2 years, if she get 1280 1280 in total as interest, then let us write by calculating the sum of money shared. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो चलिए इसे भी कोशिश करते हैं जल्दी से सॉल्व करने का। तो वहाँ था बैंक और पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे बोल दिया गया है बैंक 1 है और दूसरा बैंक 2 है। ठीक है, तो अगर रेखा दीदी के पास टोटल 10,000 है तो वो मान लेता हूँ कि पहला बैंक में वो रख रहे हैं 100 रुपीज़ और पहला बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। बट यहाँ देखिए मेंशन्ड है 2 साल के बाद, पिछले केस में था 1 साल के बाद, तो यहाँ हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा 2 इयर्स। ठीक है, तो अब बैंक से जो पहला बैंक से जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा P इंटू टी इंटू आर। P है x, T है 2, R है 6 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये हो जाएगा 12x/100। इसे मैं कह देता हूँ I1। वैसे ही अगर मैं दूसरे बैंक का बात करूँ तो दूसरे बैंक से क्या हो जाएगा, अमाउंट था इनके पास टोटल 10,000, उसमें से वो पहला बैंक में रख रहे हैं ₹1, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस x। और दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। ठीक है, और दूसरे बैंक का टाइम है ये भी 2 इयर्स, क्योंकि दोनों सेम टाइम में रखे हैं। तो दूसरे बैंक से जो इंटरेस्ट आ जाएगा उसे I2 बोल देता हूँ मैं। तो I2 हो जाएगा P कितना है 10,000 माइनस x इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमें मिल जाएगा 14 इंटू 1 1 2 3 4 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ भी अगर मैं पिछले सवाल की तरह ही करूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सम दिया हुआ है 1280, तो अगर मैं पिछले सवाल की तरह यहाँ भी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखकर दोनों दोनों ही इंटरेस्ट को ऐड करूँ तो ये कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ इसे। तो ये हो जाएगा 1280। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से मिलेगा 12x डिवाइडेड बाई 100, दूसरा मिल रहा है 14 इंटू 10,000 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1280। देखते हैं यहाँ जगह है या नहीं, हाँ जगह है, तो पहले से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100
ऊपर से बचेगा 12x प्लस ये हो जाएगा 14, 1 2 3 4 माइनस ऑफ 14x इक्वल्स टू 1280। यहाँ से 100 को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो रहा है 14, 1 2 3 4 0, 12x माइनस 14x इक्वल्स टू -2x, और अगर 100 वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1280 और एक 00। ठीक है, तो अब ये 14, 1 2 3 4 माइनस 128, 1 2 3 इक्वल्स टू 2x हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ, तो ये है 14, 1 2 3 4 0, ये है 128, 1 2 3 0, 1 2 3 0 तो बच जाएगा। यहाँ 10 से 8 आएगा तो 2 बचा, 3 से 2 आएगा तो 1 बचा, 1 से 1 0, यानी कि यहाँ बच रहा है 2x इक्वल्स टू 12,000 और वी हैव x इक्वल्स टू 6,000। यानी कि रेखा दीदी ने पहले बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो बैंक 1 में जो डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक 1 में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6,000 रुपीज़, और बैंक 2 में जो कर रहे हैं अमाउंट वो डिपॉजिट वो कर रहे हैं 4,000 रुपीज़, क्योंकि टोटल इनके पास 10,000 था और दोनों को ही डिवाइड करके दो बैंक में रख रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A bank gives 5% simple interest per annum. In that bank, Deepu Babu deposits rupees 15,000 at the beginning of the year, ठीक है, but withdraws 3,000 after 3 months, and then again after 3 months he deposits rupees 8,000. Let us determine the amount. यहाँ हमें अमाउंट पता करना है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दीपू बाबू थे कोई, बैंक दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, बट दीपू बाबू ने साल के शुरुआत में ही 15,000 रखा, लेकिन 3 महीना के बाद 3,000 निकाल लिए। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, सोचिए पहले 3 महीने के लिए दीपू बाबू का प्रिंसिपल कितना था, क्योंकि वो पहले ही 15,000 रखे हैं और 15,000 को वो 3 महीने के बाद कुछ पैसा निकालने गए, यानी कि उनका 15,000 3 महीने तक था। ठीक है, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे 5%, और टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि 15,000 इनका 3 मंथ तक था। तो अगर मैं 3 मंथ को साल में कन्वर्ट करूँ तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/4 ईयर। ठीक है, अब अच्छे से समझिए इस चीज़ को। अगर दीपू बाबू ने शुरुआत में 15,000 रखा है और 3 महीने बाद कुछ कर रहे हैं, बट 3 महीने तक तो कुछ नहीं किए थे, तो ये 15,000 रुपये इनका 3 महीने तक बैंक में था, तो इस 15,000 पे जो इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, P इंटू टी इंटू आर अपन 100। इनका P है 15,000, इनका टाइम है 1/4, और इनका R है 5%, बाई 100 कर रहा हूँ मैं, 00 से 00 गया, ये कैंसिल करूँगा तो क्या मिलेगा देख लेता हूँ एक बार, एक सेकेंड। हाँ, ये हमें मिल जाएगा 187.5, यानी कि शुरुआत के 3 महीने में इनके पास जो इंटरेस्ट जमा हुआ होगा वो 15,000 की वजह से जमा हुआ होगा, और वो हुआ होगा 187 रुपीज़ एंड 50 पैसे। देन अब दूसरे पार्ट में आते हैं, बट विदड्रॉ 3,000 आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीना के बाद वो 3,000 निकाल लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि पहला 3 महीने के बाद, पहला 3 महीना मैंने सपोज कीजिए जनवरी फरवरी मार्च तक उनका पास 15,000 रुपये बैंक में रखा हुआ था, लेकिन वो मार्च के एंड में 3,000 निकाल लिए, तो कितना बचा होगा 12,000। यानी कि अब अप्रैल की शुरुआत में उनके पास अमाउंट, बैंक में अमाउंट कितना होगा उनका 12,000 जो वो रखे हुए हैं, बट एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, फिर से 3 महीने के बाद वो 8,000 डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ जनवरी फरवरी मार्च तक उनके बैंक में 15,000 था उनके अकाउंट में, मार्च के एंड में वो 3,000 निकाल लिए हैं, और फिर 3 महीने के बाद वो 3,000 रख रहे हैं, यानी कि अप्रैल मई जून में उनका पैसा जो रहा होगा वो 12,000 रहा होगा। यानी कि फिर से अगर हम देखें तो चूंकि वो शुरुआत के 3 महीना उनका पैसा 15,000 था, एंड में वो 3,000 लेकर चले गए घर,
बचा कितना 12,000। ये 12,000 कितने दिन तक रहा? क्योंकि वो 3 महीना उससे बाद नेक्स्ट 3 महीना बाद कुछ ना कुछ वो चेंजेस कर रहे हैं। यानी कि ये जो आपका 12,000 है वो फॉर नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक बैंक में रहा होगा। यानी कि अब बाद का 3 महीना ये कौन-सा मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ। ये कौन-सा 3 मंथ है? जनवरी है, फ़रवरी है, मार्च है। ये दूसरा वाला कौन-सा 3 मंथ्स है? अप्रैल है, मई है और जून है। ठीक है? तो इसे मैं ईयर में कन्वर्ट करूँ तो ये भी हो जाएगा 1/4 ईयर्स। ठीक है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी 5 है तो इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू T इंटू R। P है 12,000, T है 1/4 और R है 5% बाई 100। तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0 का 0। यहाँ से मिल रहा है 150। यानी कि इनका अप्रैल, मई और जून इनके दूसरा 3 महीना में इनका पैसा कितना जमा हो गया बैंक में? ₹150। और इनका प्रिंसिपल कितना रखा हुआ है अब बैंक में? ₹12,000। लेकिन अब सवाल में क्या बोल रहा है? एंड अगेन आफ्टर 3 मंथ्स ही डिपॉजिटेड ₹8,000। यानी कि पहला क्या? वो शुरुआत में पैसा रख रहे थे, शुरुआत में ₹15,000 रख रहे थे वो, लेकिन 3 महीना बाद यानी कि मार्च के एंड में वो 3,000 निकाल लिए, कितना बचा 12,000। और फिर से 3 महीने के बाद वो 8,000 रखे, यानी कि अप्रैल, मई, जून के एंड में वो कितना रखे? ₹8,000 रखे, यानी कि अब क्या बोल सकता हूँ? और उसके बाद कुछ नहीं किए, यानी कि बचा हुआ पैसा उनका नेक्स्ट 6 महीने तक चल रहा होगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक उनका पैसा चल रहा होगा। अब पैसा कितना हो गया? पहले तो 12,000 था और 8,000 रखे हैं लाकर, यानी कि अब उनके पास जो प्रिंसिपल है वो ₹20,000 है। और अब कितने दिन तक इस पैसे को छोड़ दिए हैं वो? 6 महीना तक। 6 महीना मतलब क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है? अगर 6 मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर्स। तो इनका अब जो इंटरेस्ट होगा 6 लास्ट 6 मंथ का वो हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना है हमारे पास? 5 और टाइम कितना है? 1/2 इंटू 100। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गया, 2 से 2 1 ज़ा 2, ये 100 बचा। यानी कि लास्ट के 6 महीने में इनके पास इंटरेस्ट कितना हो गया? 500। तीसरा वाला इंटरेस्ट। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अमाउंट इनका कितना हुआ है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर अच्छे से देखिए तो इनका अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल लास्ट में कितना बचा इनका बैंक में? ₹20,000। यानी कि इनका प्रिंसिपल अब कितना है? ₹20,000। और इंटरेस्ट क्या है? तीनों इंटरेस्ट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 187.5 प्लस 150 प्लस 500। तो ऐड करके देखते हैं 500 और एक 600, 650, 700। ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड ना। ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है 20,837.5। यानी इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है 837 रुपीज एंड 50 पैसे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, बस ये बता रहा है कि शुरुआत में वो 15,000 रखे, 3 महीने के बाद वो 3 महीने के बाद वो 3,000 ले गए, यानी 12,000 बचा। तो शुरू के 3 महीने में 15,000 था उनका, फिर जब 3 महीने बाद वो 3,000 लेंगे तो अब कितना बचा? 12,000। ये 12,000 कब तक रहेगा? जब तक वो कुछ अपने अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब कर रहे हैं 3 महीने के, बाकी के 3 महीने के बाद, यानी कि ये 12,000 फिर से और 3 महीना चल रहा होगा। पहला 3 महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, दूसरा है अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जब वो 8,000 रखे सेकंड 3 महीने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं किए, यानी कि अब उनके पास टोटल प्रिंसिपल हो गया होगा 12,000 और 8,000, यानी कि 20,000। अब 20,000 में ही बाकी का 6 महीना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। अब आखिर में जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें 20,837 रुपीज पॉइंट 50 पैसे मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Rahmat Chacha takes a loan of rupees 2,40,000 from a bank for constructing a building at the rate of simple interest 12% पर एनम। रहमत चाचा ने 2,40,000 रुपये लोन लिया है 12% पर एनम के हिसाब से, किस लिए? घर बनाने के लिए। एक साल के बाद ये देखिए ध्यान से, एक साल के बाद ऑफ टेकिंग लोन ही रेंट हिज हाउस एट द रेट ऑफ 5,200 पर मंथ। मान लेते हैं कि एक साल इनका घर बनने में लग गया होगा, तो एक साल के बाद इन्होंने घर को रेंट पे रख दिया 5,200 पर मंथ के हिसाब से। अब हमें बताना है द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ हमें टाइम बताना है। ये मत समझना कि ये टाइम दिया हुआ है, ये तो एक साल के बाद रेंट लगाया है घर वो बताया जा रहा है। अब हमें बोला गया है
कि 1 साल के बाद अगर वो रेंट लगा चुके हैं तो बताइए कितने साल में इनका लोन रीपे होगा अगर वो रिपेज लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर इनकम ऑफ द हाउस रेंट, अगर वो अपने घर के इनकम से ही हाउस का पूरा लोन पे करना चाहें। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, सवाल में बस यही बोला गया है कि अगर हम ये रहमत चाचा चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा घर के रेंट से ही पे करें, तो इन्हें कितने दिन में पे करना होगा, यानी कि रेंट रेंट जितना होना चाहिए और अमाउंट भी उतना ही होना चाहिए। तो सोचिए अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 2,40,000 और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम तो हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं टाइम टोटल लोन लेने के बाद टी साल में इनका लोन पे हुआ होगा। तो क्या हम कह सकते हैं टी साल की तक हम एक्स भी मान सकते थे, टाइम है इसलिए मैंने टी ले लिया है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल है हम लोग के पास 24,1,2,3,4 0, टाइम है हमारे पास स्मॉल टी और रेट है 12% डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0000 गया। 12 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है देख लेता हूँ मैं। 288, यानी ये मिल रहा है 288 और बाकी 00 है और यहाँ पे एक टी है, यानी कि इंटरेस्ट हो रहा होगा 288,00 टी। ठीक है, चलिए। तो ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है, लेकिन हमें तो पूरा पे करना है, इन्हें तो पूरा पे करना है। तो पूरा पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर अच्छे से देखिए आप, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना है 2,40,000 और इंटरेस्ट हम लोग अभी कैलकुलेट किए कितना है 2,88,00 टी। ये है इक्वेशन नंबर 1। मान के चलते हैं कि अगर ये टी साल के बाद पे कर रहे होंगे तो इन्हें कितना पे करना होगा, 2,40,000 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है वो। अब देखिए मंथली रेंट इनका कितना था, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो। और मंथली रेंट इनका कितना था, मंथली इनका रेंट था ₹5,200। मान लीजिए पूरा जमा कर लिए। अब एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, 12 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा इतना इंटू 12। अब सोचिए अगर लोन लेने के बाद 1 साल के बाद वो घर को लोन पे रेंट पे लगाएं, तो अब टोटल कितना साल तक वो रेंट ले रहे होंगे। जैसे अज्यूम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सोचिए कि लोन लेने के 10 साल के बाद उनका लोन रीपे हो गया है। तो लोन लेने के 1 साल तक तो उनका घर बन रहा था, उसके बाद वो रेंट लगाए हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर जिसमें उनका रेंट उठेगा वो हो जाएगा 9, इससे एक कम। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सपोज़ कीजिए 10 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 10 साल के बाद आपका रीपे हो रहा है, तो 1 साल तो घर बनने में लग गया था, तो 1 साल कम आप रेंट लगाए होंगे। वैसे ही हमारा अगर अगर हमारा टी साल के बाद लोन रीपे हो रहा है, तो टी साल में तो 1 साल तो आपका घर बनने में लग गया था, उसके 1 साल बाद तो आप घर को रेंट दिए थे, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स होगा जिसके लिए आपका रेंट उठ रहा है, वो कितना साल होगा, टी से 1 साल कम होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल रेंट वो जो ले रहे होंगे, वो कितने साल तक ले रहे होंगे, 5200 इंटू 12 तो 1 साल का आ गया था। नंबर ऑफ ईयर्स हमारा कितना हो जाएगा, T-1। जितना साल के लिए भी वो जितने साल भी लोन के जितने साल भी वो रीपे कर रहे होंगे, उससे 1 साल कम तक उनका रेंट आ रहा होगा। क्योंकि 1 साल यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि 1 साल बाद वो घर को रेंट पे लगा रहे थे। चलिए, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये है आपका टोटल अमाउंट और ये है हमारा टोटल रेंट, और सवाल में बोला गया है कि टोटल रेंट और टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए। तो अब हम अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करके दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2,40,000 प्लस 2,88,00 टी प्लस यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखूं, ये हो रहा है ये सॉरी इक्वल टू होगा, एक सेकेंड, ये इक्वल टू हो जाएगा 624,00 इंटू T-1। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24,1,2,3,4 प्लस 2,88,00 टी इक्वल्स टू 624,00 टी माइनस ऑफ 624,00। ये अब अगर हम टी को एक साइड रखें तो क्या मिलेगा, देखिए चलिए देखते हैं। ये है 62,400 और ये है 28,800।
यानी कि 62,000 बड़ा दिख रहा है, तो 62,400 टी माइनस ऑफ 28,800 टी कर रहा हूँ, और यहाँ पे हो गया 2,40,000 प्लस 62400। अब अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या मिल रहा है, 62,400 माइनस ऑफ 28,800, ये हो रहा है 33,600 टाइम्स ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ हो रहा है 2,40,000 प्लस 62,400, ये हो रहा है 302,400। यानी कि अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे टी मिल जाएगा 9। अच्छा, तो अगर टी हमारे पास 9 ईयर्स आ रहा है तो कितने साल तक उनका घर रेंट में रहा होगा? 8 साल तक, क्योंकि लोन लेने के 1 साल तक आपका घर बन रहा था, उसके बाद आप रेंट में दे रहे हैं, तो यहाँ पे टी का वैल्यू हमारा 9 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, Rothin Babu deposits money for each of his two daughter in such a way that when the ages of each of the daughter will be 18, वो अपने दो बेटियों के लिए पैसा रख रहे हैं, जब दोनों का ही उम्र 18 साल हो जाएगा तो हर एक को 1,20,000 मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द कंसर्न बैंक इज 10%। बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है वो है 10%, और प्रेजेंट एज दोनों डॉटर का है, एक का है 13 साल, एक का है 8 साल। Let us determine the sum of money he had to deposit separately in the bank in favor of each of the। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि अपनी दो बेटियों के लिए कुछ कुछ पैसा रख रहे हैं, जो 18 साल के बाद उन लोगों को कितना मिलेगा, 1,20,000 मिल जाएगा। एक का उम्र है 13 साल, एक का उम्र है 8 साल, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बताना है कि दोनों ही बच्चियों के लिए उन्होंने कितना कितना पैसा बैंक में रखा होगा। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं पहला केस मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट डॉटर के लिए, और इसी के बगल में लिख देता हूँ सेकेंड डॉटर के लिए। तो सोचिए, अगर पहला डॉक्टर के लिए मान लेते हैं वो प्रिंसिपल, अभी के लिए मान के चलता हूँ एक्स, देखते हैं काम आएगा या नहीं आएगा। एक्स रख रहे हैं और अमाउंट कितना हो रहा है उनका, 1,20,000, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। चलिए ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, देखिए पहले डॉक्टर का एज अभी है 13 साल, अभी जितना भी पैसा रखेंगे उन्हें 18 साल के, उनके 18 साल के बाद मिलेगा। यानी कि अभी 13 अगर है तो उनका 18 साल कितने साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। यानी कि इनके लिए ये पैसा कितना दिन रहेगा, 5 साल रहेगा। अब देखिए हमारे पास थोड़ा ध्यान से, तो हमें हमारे पास अमाउंट भी है, रेट भी है और टाइम भी है, और हमें चाहिए प्रिंसिपल। हम और भी तरह से बना सकते हैं, बट हमने एक शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। मैं फॉर्मूले की तरफ वापस जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला था हमारा हमारा फॉर्मूला नंबर 8, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 इंटू अमाउंट डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू टी। तो अगर ये फॉर्मूला मैं पुट करूँ, देखिए क्या हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू अमाउंट बाई 100 प्लस आर इंटू टी। तो 100 इंटू अमाउंट क्या है यहाँ पे, 1,20,000 बाई 100 प्लस आर इंटू टी, यानी कि 100 तो ठीक है, और आर इंटू टी क्या है, आर है 10 और टी है 5, यानी 5 इंटू 10 50 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बनाकर कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। तो ये हो जा रहा है 100 इंटू 1 2 4 पिस 0 डिवाइडेड बाई 150। तो एक जीरो से एक जीरो जा रहा है, 5 से कैंसिल करने की कोशिश, 3 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। 3 5 ज़र 15, 3 4 ज़र 20, 1 2 3, 3 जीरो रह गया यहाँ पे। 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40, और डबल जीरो रह गया यहाँ पे, यानी कि ये बच रहा है 8। उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि उन्होंने अपनी पहली डॉटर के लिए जो बैंक में पैसा रखा होगा वो कितना रखा होगा, 80,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दूसरी डॉटर को अमाउंट कितना मिलना है, 1,20,000 इन्हें भी मिलना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इनको कितना दे रहा है, ये भी 10% दे रहा है। और इनको सॉरी, इनको इनके लिए टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की तरफ आना होगा हमें अब। इनके लिए टाइम कितना हो जाएगा, तो देखिए दूसरी डॉटर का अभी एज है 8 साल, और इन्हें 18 साल के बाद पैसा मिलेगा, यानी कि और 10 साल इनका पैसा रह जाएगा बैंक में, यानी कि ये हो जाएगा 10 ईयर्स। तो इनके लिए अगर मैं प्रिंसिपल का फॉर्मूला पुट करूँ, 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इंटू टी। तो यहाँ पे 100 इंटू अमाउंट है 1,20,000 बाई 100 प्लस आर इंटू टी, मतलब क्या,
100 प्लस आर है 10, टीवी है 10, यानी कि 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो गया। तो अगर हम लिखे तो 100 इंटू 1 2 1 2 3 4 0 बाई 200, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और फिर डबल जीरो बच रहा है हमारे पास, तो ये हो जा रहा है 6 1 2 3 4, यानी कि दूसरे डॉटर के लिए वो कितना रख रहे हैं 60,000, और पहले डॉटर के लिए वो कितना रख रहे हैं 8,000। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस सारे सॉल्यूशन के लिए, ये पीडीएफ के लिए अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।